हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको वर्ग और घन का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया है और मैथ के कुछ टॉपिक थे, बेसिक कंसेप्ट, ये भी अच्छे तरीके से करवाए हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा जिस तरह से एग्ज़ाम में नहीं आता हो। मैंने कम समय में अधिक नॉलेज देने का प्रयास किया है और ये मेरा प्रयास दोस्तों तभी सफल होगा जब आप भी अपने घर मेहनत करोगे। खाली हम मेहनत करते रहें कुछ नहीं होगा। हम और आप एक मंजिल के दो पहलू हैं। आपके बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना आप अधूरे। इसलिए हम आप मिलकर मेहनत करेंगे और एक दिन अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने जो मैंने करवाया उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से की होगी। तो आइए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये मैथ का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका रोल क्या होता है? जैसे दोस्तों आप मकान बनाते हो, मकान में जिस तरह नींव की ज़रूरत होती है, जिस मकान की नींव मजबूत होगी वो मकान भी मजबूत होगा। देखो दोस्तों, ना तो खाली नींव से काम चलने का, मकान की हर एक ईंट की वैल्यू है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू है नींव की। तो मैथ का हो या किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, हर एक इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से जैसे ये नंबर सिस्टम है, इसमें एक पार्ट है संख्याएं। ये नी की तरह है। जिस बच्चे का यही क्लियर नहीं होगा तो उसे मैथ की ये समझो अधूरी नॉलेज है। तो मेरा मानना ये है कि संख्याओं का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, आज हम संख्याओं पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक है संख्या पद्धति, और इसका एक पार्ट है नंबर्स, यानी संख्याएं क्या होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संख्याएं जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक वास्तविक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, और नंबर टू होती है काल्पनिक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब सवाल ये उठता है कि इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं। तो आइए समझते हैं इन्हें। दोस्तों, रूट में कुछ भी संख्या हो, माइनस में हो, वे सारी इमेजिनरी हैं। बस एक बात आप याद रखना, जैसा कि रूट में है कोई भी संख्या हो, जैसे -2, -11, इस तरह की कितनी भी संख्या हो वो सारी इमेजिनरी नंबर हैं। और अगर इस तरह की नहीं है, वो सारी कहाँ जाएंगी? वास्तविक संख्याएं में। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब देखो, -√11 है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -11 गुणा -1। यूँ माइनस जो चिन्ह था मैंने अलग लिख लिया, इसका रूप और ये एक ही है। चाहे ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, घबराना मत। और माइनस है अगर रूट के अंदर 1 में, जैसे ये है, तो इसका मान i होता है। जब इसका मान i हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 11i। समझ रहे हो? तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे। अब ये आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर माइनस में है वो सारी इमेजिनरी होती हैं। और अगर माइनस में न दिया रहे, अगर i हो, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं √2i। समझ रहे हो? तो या तो i होगा और या रूट के अंदर माइनस होगा। अगर इस तरह की संख्याएं हैं जितनी भी हों, वे सारी ही इमेजिनरी संख्याएं हैं। और जो ऐसी नहीं है, मतलब जो संख्याएं इन कंडीशन को फॉलो नहीं करती, वो सारी कहाँ जाएंगी? वास्तविक संख्याएं में। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। तो आइए दोस्तों, अब वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर्स कितने प्रकार के? दो प्रकार के, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक परिमेय संख्याएं, जिन्हें कहते हैं रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। तो आइए अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखो, परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां Q ≠ 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और 0 के अलावा और कुछ भी हो सकती है। जहां P व Q पूर्णांक होते हैं। P व Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक हम आगे पढ़ेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। बस आप अभी इतना देखो कि ये P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तो एक आधा एग्जाम्पल देख लो इसका, 3/4, ठीक है, ये परिमेय संख्याएं हैं। अगर मैं लिखूं 5, तो दोस्तों ये भी परिमेय संख्याएं हैं। वो कैसे?
आप अपनी तरफ से सुविधा के लिए 1 मान लो, 1 किसी भी संख्या के नीचे मान सकते हैं, ओनली 1। यहाँ 5 था, मैंने अपनी तरफ से 1 मान लिया, तो यहाँ 5 जो वैल्यू होगी पी की होगी और क्यू की होगी 1। तो इसका मतलब ये कंडीशन इसे फॉलो कर रही है पी बटे क्यू को। और जहाँ क्यू की वैल्यू 1 है जो 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो समझ में आई होगी कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्या दोस्तों वे होती हैं जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाए इस तरह से, और क्यू की वैल्यू 0 ना होनी चाहिए। अब अगर कुछ बच्चे कहें 0, तो दोस्तों ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ क्यू की वैल्यू 0 होगी, जबकि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये परिमेय संख्या है इस तरह से। तो ये बात भी समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। इरेशनल नंबर जो इस तरह की नहीं होती, उल्टा समझो, जो इस तरह की नहीं होती वे सारी अपरिमेय संख्या आ जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में, जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में न लिखी जाए वो सारी कैसी संख्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या। आइए इनके उदाहरण देखते हैं। मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बताया था। परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या होती हैं? 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो इनका अपरिमेय में क्या रूल है, आइए देखते हैं। अपरिमेय संख्या वे होती हैं जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर संख्या न हो। ठीक है, जैसा कि 2 हो गया रूट के अंदर, 3 हो गया, अब 4 ले, देखो 4 मैंने 4 लिया रूट के अंदर। तो प्यारे दोस्तों 4 अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है। जब 4 को आप सोल्व करोगे रूट के अंदर तो 2 निकल कर आएगा, समझ रहे हो। तो अगर ऐसी संख्या हो रूट के अंदर जो सोल्व होने से बाहर ना निकल पाए, वो सारी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो 4 नहीं होने का। ठीक है, 5 होगा, रूट 11 होगा, रूट में 17 होगा। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं कहूँ रूट के अंदर 25 बताओ परिमेय है अपरिमेय, तो आपका जवाब होगा अपरिमेय। क्यों? क्योंकि 25 परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, और परफेक्ट स्क्वायर संख्या जो रूट के अंदर होगी वो अपरिमेय नहीं होगी। और दोस्तों एक सवाल ये बनता है रूट पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में अधिकतर आ जाता है कि रूट पाई बताओ अपरिमेय है या परिमेय। तो आपका आंसर होगा रूट पाई अपरिमेय संख्या है। और मैं थोड़ा अच्छा तरीके से समझाना चाहूँ तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि रूट के अंदर वो सभी संख्याएं जिन्हें सोल्व करने से बाहर नहीं निकल सकती या जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है, वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और परिमेय वो होती हैं जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके। अब दोस्तों परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं, अच्छे तरीके से समझना। परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 भिन्न और नंबर 2 पूर्णांक। ठीक है, भिन्न पहले पढ़ेंगे हम भिन्न। अब सवाल यह है कि भिन्न भी 3 प्रकार की होती हैं। अधिकतर बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि वे अनुचित को उचित सोचते हैं, उचित को अनुचित। आज आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आइए प्यार से समझते हैं। देखो दोस्तों, उचित भिन्न किसे कहते हैं? आपको इसका मतलब पता होगा, ये है अंश, ऊपर का अंश होता है और नीचे का हर। ठीक है, ऊपर का अंश और नीचे का हर। तो अब उचित भिन्न क्या होती हैं? उचित भिन्न दोस्तों वे होती हैं जिनका अंश हर से छोटा होता है। आइए कैसे? 3/7, 4/9, 15/17। समझ रहे हो? यहाँ क्या हुआ? 3 7 से छोटा है, 4 9 से छोटा है, 15 17 से छोटा है। अगर आपको इस तरह की कहीं भी भिन्न दिखे तो उसे कहते हैं उचित भिन्न, और इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है उचित अनुचित भिन्न की। तो दोस्तों अनुचित भिन्न इसका ही उल्टा होता है। अगर मैं इसी का एग्जाम्पल ले हूँ तो इसे मैं लिख दूंगा 7/3, 9/4, इस तरह से। तो बात क्या आई निकल के यहाँ कि अनुचित भिन्न वो होती है जिनका अंश बड़ा होता है हर से। यहाँ अंश बड़ा हो गया,
और एग्जाम्पल देख लो इस तरह से, समझ रहे हो। आपको रट्टा नहीं लगाना, समझना है कि उचित भिन्न में तो अंश छोटा होता है और अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है। बस एक बात याद रख लो, ना हर को याद करो बिल्कुल भी, बस ये याद रखो कि अगर उचित भिन्न होगी उसका अंश जो है छोटा होगा, ठीक है, और अनुचित भिन्न होगी उसका अंश बड़ा होगा, ये बात याद रखना। अब सम्मिश्र भिन्न क्या होती हैं, आपने कभी देखा होगा 1 सही 1/9 इस तरह से जो भिन्न आती हैं, 2 सही 3/7, ये सारी सम्मिश्र भिन्न के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इस तरह की जितनी भी भिन्न होगी वो सम्मिश्र भिन्न होगी, उन्हें इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि भिन्न भी 3 तरह की होती हैं, नंबर 1 उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और सम्मिश्र भिन्न। आइए दोस्तों, दशमलव संख्याएं, अब हम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर। इसमें भी बच्चे अधिकतर कन्फ्यूज होते हैं कि इनमें जो है, इनमें अपरिमेय भी हैं और परिमेय भी हैं। अगर पेपर में आ जाए तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। आइए हम इन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। दशमलव संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल नंबर। ये भी 3 तरह के होते हैं, 1 2 3, ठीक है। पहला पार्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे हम हिंदी में कहते हैं शांत, ये बात याद रखना, शांत दशमलव। तो आइए समझते हैं 0.25, ये जो है दोस्तों शांत होगी भिन्न। अब ये भाग नहीं जा रहा, जैसे इन्हों में देखो अनंत तक जा रहा है, ये जा रहा, इन्हों में यहाँ ऐसे नहीं जा रहा अनंत तक, समझ रहे हो। तो अगर इस तरह की भिन्न होती है, इस तरह के दशमलव होता है, वो शांत दशमलव कहलाते हैं, क्योंकि अब इनमें आगे को भाग नहीं जाएगा, भाग जा रहा था लेकिन अब एक निश्चित समय पर रुक गया। तो ये सारी, इन्हें हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, दूसरे पार्ट में क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं अशांत, अशांत दशमलव, और इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भाग अनंत तक जा रहा, इन डॉट डॉट का मतलब है कि भाग अनंत तक जा रहा है, और दोस्तों संख्या रिपीट हो रही है। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब है रिपीट हो रही है संख्या। यहाँ 3 है तो 3 रिपीट हो रहा। यहाँ देखो सेकंड एग्जाम्पल में, यहाँ 37 37 37। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ बताओ क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा 37, समझ रहे हो। यहाँ 37 का रिपीटेशन है जो यहाँ लिखा मैंने। और ये अशांत क्यों है, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ 784 है, 784। यहाँ दोस्तों 784 का रिपीटेशन है। अगर आप आगे लिखना चाहो तो 784 इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अशांत क्या है दशमलव जो हैं, ये एक तो रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब संख्याओं का रिपीट होना चाहिए, और अनंत तक जानी चाहिए, वो कहलाएंगे अशांत। तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत भी हो, इसे हिंदी में अशांत कहेंगे, और रिपीटेशन न हो, नॉन रिपीटेशन, जैसे यहाँ रिपीट हो रहा है ऐसा रिपीट ना हो। ये अशांत क्यों है, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, और यहाँ रिपीट नहीं है। कैसा है देखो, यहाँ हम कह नहीं सकते कि कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 3 2 3 6 0 5 7 8, यहाँ अनुमान नहीं लगा पा रहे कि कौन सी संख्या रिपीट है। अनुमान ही किस बात का लगाएं जब रिपीट है ही ना, यहाँ समझ रहे हो। यहाँ है 13.1415674893, कोई सिक्वेंस ही ना है यहाँ। जिस तरह से दोस्तों यहाँ सिक्वेंस था 784 784, यहाँ था 3737, यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा। अब सवाल ये उठता है कि ये संख्या कौन सी होंगी और ये कौन सी होंगी। आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये दोनों पार्ट जो हैं, ये दोनों पार्ट परिमेय संख्या कहलाती हैं, परिमेय। और ये जो तीसरा पार्ट है हमारा, ये कहलाता है अपरिमेय। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। प्रश्न कैसे आएगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, मान के चलो एक इसमें से उठा लिया, एक इसमें से, एक इसमें से, और एक नन ऑफ दी जा गया। तो आपसे प्रश्न ये किया जाएगा कि बताओ इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है और परिमेय कौन सी है। इस तरह से प्रश्न उठ सकते हैं।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर किसी संख्या का जो ऐसा भिन्न में दिया है, मतलब दशमलव में, उसका अनंत तक जारी है और रिपीटेशन ना हो तो वो अपरिमेय संख्या है। और अगर शांत हो, भाग रुक गया हो तो परिमेय, और किसी वजह से भाग ना रुका हो लेकिन रिपीट हो रही हो संख्या तो वो भी परिमेय कहलाएगी। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। देखो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नंबर संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय। और परिमेय भी दो प्रकार के होते हैं, भिन्न और पूर्णांक। ये भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। अब हमारा दोस्तों टॉपिक रह गया पूर्णांक। आइए पूर्णांक के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब पूर्णांक के बारे में पढ़ते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखो, पहले पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे। ये सारे ही जितने भी भाग लिखे हैं मैंने यहाँ, ये सब पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। तो पहला पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो आइए देखते हैं। 0, 1, 2 प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है, और -1, -2 इधर से लेकर माइनस इन्फिनेटिव। तो माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इस 0 से लेकर इधर को पॉजिटिव तरफ और 0 से नेगेटिव, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी ही पूर्णांक संख्याएं हैं। अब देखो दोस्तों, धनात्मक संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव नंबर, वो कौन सी होती हैं? तो 0 यहाँ से 1 से लेकर +2 इधर को जो भी चलती हैं प्लस इन्फिनेटिव तक, ये सारी यहाँ से लेकर इधर तक, ये जो हैं ये सारी ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव संख्याएं हैं। तीसरा पार्ट क्या हमारा? ऋणात्मक संख्या ना, यानी कि नेगेटिव संख्याएं। इधर से लेकर -1 से लेकर इधर तक, माइनस इन्फिनेटिव से लेकर -1 तक, ये सारी दोस्तों सारी नेगेटिव संख्याएं हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी कि धनात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं और ऋणात्मक संख्या क्या होती हैं। 1 से लेकर प्लस तक की जो उधर है प्लस इन्फिनिटी तब, वो सारी हो जाएंगी धनात्मक, और -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक हो जाएंगी ऋणात्मक संख्याएं। अब देखो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। हाँ, प्रश्न यहाँ ये बनता है कि 0 आ गया प्रश्न में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि 0 बताओ धनात्मक है या ऋणात्मक। तो दोस्तों 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ये 0 जो है ये ओनली पूर्णांक है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, ये पूर्णांक है, ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 1, 2, 3, ये सारी ही प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। अब देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2 और जी इन्फिनेटिव तक। ये बात याद रखना, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं में भी क्वेश्चन बन जाता है। इसे भी अच्छे तरीके से समझो कि अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं तो वो 1 से स्टार्ट होंगी, और अगर पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से स्टार्ट होंगी, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, तो दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, समझ रहे हो, पूर्ण संख्या के अंदर 0 आ जाता है। और सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या पूछे आपसे तो आपका जवाब होगा 1, न कि 0। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब देखो सम संख्याएं, देखो पूर्ण संख्या ये संख्या ली हमने दोस्तों, ये संख्या इसी के अंतर्गत है। सबसे बड़ा रूप पूर्णांक का होता है, ठीक है। पूर्णांक के अंदर जितने भी यहाँ मैंने ये पार्ट लिखे हैं सब पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक संख्या जो आई हैं 1 से शुरू, वे भी इसी के अंदर से आई हैं। पूर्ण संख्याएं जो हैं ये भी इसी के अंदर से आई हैं। धनात्मक भी इसी के अंदर से हैं और ऋणात्मक भी इसी के अंदर से हैं, समझ रहे हो। तो अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूँ कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है इन संख्याओं में, तो आपका आंसर होगा पूर्ण संख्याएँ, ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंतर्गत ये सारी संख्याएं आ जाती हैं। अब बात आती है दोस्तों सम संख्या पर कि सम संख्या क्या होती हैं और विषम संख्या क्या होती हैं। जो संख्याएं 2 से कट जाएं
वो सारी संख्या सम संख्या होती हैं, और जो संख्या 2 से न कटे वो सारी संख्या विषम संख्या होती हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि 2, 4, 6, 8, 20 ये सारी संख्या सम संख्या हैं। और दोस्तों -2 भी होगा, -6 भी होगा, -8 भी होगा। माइनस से कंफ्यूज मत होना, आप समझ रहे हो। अगर माइनस में भी कोई संख्या है और वो संख्या 2 से कट रही है या भाज्य हो रही है तो वो संख्या सम संख्या कहलाती हैं। और जो संख्या 2 से ना कटें वो सारी संख्या अभाज्य संख्या होती हैं। कैसे? 1, 3, 5, 7, 9 और इस तरह -1, -3, -9। माइनस के अंदर भी दोस्तों विषम संख्या होंगी, समझ रहे हो। ये संख्या कोई सी भी देख लो 2 से नहीं कटने की, और ये संख्या 2 से कट रही है। तो ज़रूरी ना है पेपर में ये ही आए, पेपर में और बड़ी संख्या दी रहेगी और आपसे ये प्रश्न करेगा बताओ कौन सी सम है कौन सी विषम है। तो ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है कि सम संख्या जो होगी वो 2 से कट जाएगी और विषम संख्या होगी वो 2 से नहीं कटेगी। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया है। अब दोस्तों बात आती है भाज्य संख्याएं। इसे हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। दोस्तों अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ओनली 2 गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, ना तो 1 होना चाहिए, ना 3 होने चाहिए, ना 4। केवल मेरा कहने का मतलब यह है 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। अब बात आती है अभाज्य संख्या के उदाहरण की। मान के चलो 1 है, किसी बच्चे का प्रश्न, अधिकतर बच्चे इनमें कन्फ्यूज होते हैं कि 1 अभाज्य संख्या है। 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है मैं अभी आपको बताता हूँ। 1 सभी के गुणा में आ जाता है, ये बात आप याद रखना। छोटी से छोटी संख्या लो, बड़ी से बड़ी लो, 1 सभी की गुणा में आता है। वो कैसे आता है? 20 है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 20 गुणा 1 बराबर 20, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 100 गुणा 1 बराबर 100, 500 गुणा 1 बराबर 500। तो मेरा कहने का मतलब है 1 सभी की संख्या में आ जाता है, तो 1 तो सभी का गुणनखंड रहता है। अब 1 जो है 1 गुणा 1 बराबर 1। दोस्तों 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है, केवल 1 गुणनखंड है। इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, समझ रहे हो। अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हो, नहीं कम से कम नहीं, केवल ही 2 गुणनखंड हो। बात आती है 2 की। एक तो 2 गुणनखंड खुद का है, गुणनखंड कहते हैं जो उनसे संख्या कट जाए, और 2 1 से भी वो हो जाता है, इसका एक गुणनखंड 1 भी है, तो इसके टोटल 2 गुणनखंड हुए, इसलिए भाज्य संख्या हुई। अब 3 खुद से भी कट जाता है और 1 से भी कट जाता है, 1 से तो सारी संख्या कट जाती हैं, इसलिए 1 तो सबका गुणनखंड होगा। 3 1 से भी कटता है, खुद से भी कटता है। तो वो एग्जाम्पल इसके ये हुए 2, 3, 5, 7, 9 मानो। दोस्तों 9 भी गुणनखंड नहीं है, इसका अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, समझ रहे हो। तो इसके गुणनखंड आ गए हैं 3, समझ रहे हो। तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, इस तरह से जो है ये सारी अभाज्य संख्या हैं। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वे सारी अभाज्य संख्या हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 1 का केवल 1 गुणनखंड है। अब प्रश्न में ये आ जाता है कि 1 से 50 तक बताओ कितनी अभाज्य संख्या है। इन्हें भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निकालने बैठोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप याद ही कर लेना। 1 से 50 तक जो हैं 15 अभाज्य संख्या हैं। अब 50 से 100 तक के बीच में भी आ सकता है, तो 10 अभाज्य संख्या है। अब जब 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10, तो 1 से 100 तक दोस्तों 25 ना होगी, बताओ आप। तो अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि बच्चों 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, तो आपका जवाब होगा 25।
1 से 200 तक अगर प्रश्न आ सकता है तो उसमें होगी 46, ठीक है, अभाज्य संख्या है। 1 से 1000 तक में होंगी 168। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। अधिकतर एग्जामिनर इनके बीच में ही पूछ सकता है कि 1 से 100 तक के बीच में 25, 1 से 200 तक के बीच में 46 और 1 से 1000 तक के बीच में 168। ये आप याद कर लेना। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब देखो, अब पढ़ते हैं हम भाज्य संख्या। अब समझ में आएगा आपको भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभाज्य संख्या सीखा, भाज्य उसका उल्टा होता है। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, न तो 1 हो न 2 हो। मेरी बात समझो, अगर गुणनखंड 1 होगा तो वो तो न तो भाज्य और न ही अभाज्य। और अगर मान के चलो 2 गुणनखंड होगी तो फिर वो भाज्य किस बात की रहेगी, वो तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसलिए भाज्य संख्या वे होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। 3 गुणनखंड हो, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, गुणनखंड होने चाहिए 3 गुणनखंड कम से कम, ये बात याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं अगर मैं आपको, तो 1 2 3 तो हो नहीं सकते, 1 नहीं हो सकता, ना 2 ना 3, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होंगी ये, 4 6 8 9 10 12, इस तरह से। अब देखो 4 को, 4 का गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3 गुणनखंड होगी, इसलिए ये भाज्य संख्या है। 6 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, इसके 4 गुणनखंड होगी। तो कम से कम तो 3 गुणनखंड होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं भाज्य संख्याओं के अंतर्गत। अब यहाँ प्रश्न, इसे गौर से समझो, प्रश्न उठ सकता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या बताओ। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या जो होगी वो होगी 4, ठीक है, सम 4। और सवाल ये उठ सकता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होगी, ये बात याद रखना, इन पे प्रश्न उठ सकता है। और प्रश्न यहाँ भी बन सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। ओनली 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, 2 के अलावा कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। केवल 2 ही संख्या ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य भी है। और इस पे प्रश्न यहाँ भी बनता है कि 3 क्रमागत संख्या बताओ जिनका डिफरेंस 2 हो। ओनली 1 से लेकर संख्या अनंत तक चले जाओ आप, कहीं भी आपको ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी जो 3 क्रमागत हो और उनका अंतर 2 हो। 3 और 5 और 7, ओनली यही 3 संख्या ऐसी हैं जिनमें का अंतर लगातार सेम है। 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा। तो इस पर भी प्रश्न बन सकता है। तो हमारा आंसर होगा 3 5 7, ठीक है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। भाज्य संख्या भी आपने पढ़ लिया, इन पे भी इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है सह अभाज्य संख्या क्या होती है। आइए इन्हें पढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें कॉमन न आए, जैसा कि 4 और 5। बताओ इनमें कॉमन बिल्कुल नहीं आ रहा। अगर ऐसा ग्रुप है संख्याओं का, युग्म है ऐसी संख्याओं का, तो वे सारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कोई सी भी अपनी तरफ से आप संख्या ले सकते हो, 11 और 23 लो, ठीक है, 8 लो, 9 लो, 15 लो, 16 लो, ऐसी संख्या लो जिसमें से कॉमन ना आता हो। अब देख लो इसमें से कहीं भी कॉमन नहीं निकलेगा। ये इस तरह की जो भी संख्या होंगी वो सारी सह अभाज्य संख्या होगी, यानी को प्राइम नंबर, इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। अब देखो इस पर भी प्रश्न आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर, इन्हें किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं? तो आइए समझते हैं। ट्विन प्राइम नंबर उन संख्याओं को कहते हैं जिनका डिफरेंस 2 हो। यह नाम से भी पता चला, ट्विन मतलब 2, जिनका डिफरेंस 2 हो। एग्जाम्पल देखो 2 और 3 ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इनका डिफरेंस करोगे 3 में से 2 गए 1 बचेगा। इसलिए मैं आपको का कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर रहा हूँ। तो क्या होगा, 3 और 5, 5 में से 3 घटाओ, इनका डिफरेंस 2 आएगा। इस तरह के जितने भी पेयर मिलेंगे आपको वो सारी जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी।
अपने तरफ से भी लिख सकते हो आप 11 और 13, ठीक है। और हाँ, इनके अंदर जो होगी वो अभाज्य संख्या ही होगी। सह-अभाज्य संख्या में ज़रूरी नहीं है, इनके अंदर जो होगी वो अभाज्य संख्या भी होगी, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है, 8 अभाज्य नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन इनके अंदर अभाज्य संख्या ही होगी। और देखो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं ये सारे जुड़वा अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आएंगे। इनमें से आप डिफरेंस करो, 19 में से 17 गए 2 बचेंगे, 13 में से 11 गए 2 बचेंगे, 5 में से 3 गए 2 बचेंगे। इसे भी ले सकते हो 5 और 7 को, 7 में से 5 गए 2। तो इस तरह की जो संख्या होगी जुड़वा अभाज्य संख्या आएंगी। प्रश्न में सवाल उठ सकता है, आपके एग्जामिनर में सवाल भी आ सकता है कि जुड़वा 4 ऑप्शन दे रहेंगे कि बताओ कौन सी जुड़वा अभाज्य संख्या है, कौन सी सम अभाज्य संख्या है और कौन सी विषम भाज्य संख्या है, सबसे छोटी 9। तो इस तरह से सवाल उठ सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्यारे दोस्तों, मैंने ये संख्या पर आधारित जो टॉपिक था वो कंप्लीट करवाया है। जितने भी इसके पार्ट थे वो सब अच्छे तरीके से करवाए हैं। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। इन पर आप प्रैक्टिस करना, अगर समझ में ना आई हो तो एक बार वीडियो और देखना, और फिर भी कुछ दिक्कत रह जाए तो कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।